वेलकम गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएससी क्लासेस पे। दोस्तों, पॉलिटिक्स की जानदार शानदार श्रृंखला के अंतर्गत आज एक अतिशय महत्वपूर्ण टॉपिक, या ये कहें कि ये टॉपिक आपका अपना टॉपिक लेके आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। मैं योगेश सर आपके बीच में आज पॉलिटिक्स का टॉपिक मूल अधिकार लेके आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मूल अधिकार आपका अपना टॉपिक है। मूल अधिकार आपका अपना टॉपिक इसलिए है कि मूल अधिकार का मतलब ही होता है आपके अपने अधिकार। समझे नहीं? आइए मूल अधिकार के टॉपिक को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और साथ साथ पढ़ते समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली चीज, मूल अधिकार, इसका जन्म कहाँ हुआ या इसको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। पहले इसके नाम को ही देख लेते हैं, नाम पता चल जाएगा तो जन्म भी पता कर ही लेंगे इनका। मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार को आपको कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ध्यान देंगे, ये अधिकार की बात है, कर्तव्य अभी बाद में करना। पहले अधिकार मिल जाए, कर्तव्य होता जाता रहेगा। भारत के राजनेताओं का ये नियम है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का तात्पर्य होता है जनता को संविधान के द्वारा प्रदान किया गया अधिकार। मतलब यदि आप इस भारत भूभाग के अंदर निवास करने वाले हैं, यहाँ रहते हैं आप, तो आपको भारत का जो संविधान है, ये संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको कुछ अधिकार प्रदान करता है। इन्हीं अधिकारों के समावेशन को मौलिक अधिकार कहते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सा अधिकार है भारतीय नागरिकों को, उन अधिकारों की सीमाएं कहाँ तक हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि मौलिक अधिकार सबसे पहले कहाँ की जनता ने अपने राजा से प्राप्त किया था। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मौलिक अधिकारों का जन्म भारत में नहीं हुआ था। भारत ने मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से आया? अमेरिकी संविधान में जनता ने अधिकार बिल, किसकी? अधिकार बिल की मांग की थी। ध्यान देंगे, अमेरिका में मौलिक अधिकार का जन्म अधिकार बिल के द्वारा हुआ था। बिल का मतलब ये बिल मतलब BILL वाला बिल का बात हो रहा है। BILL वाला बिल, बिल अधिकार बिल। अधिकार बिल से तात्पर्य है कि वहाँ की जनता ने अपने शासकों से अपने कुछ अधिकार तय करने के लिए दबाव बनाया। उन दबाव को मानते हुए जो बिल या जो अधिनियम रखा गया उसको क्या कहा गया? अधिकार बिल कहा गया। इसका एक नाम इंग्लिश में कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, राइट बिल। राइट बिल, राइट बिल के माध्यम से अमेरिकी जनता को क्या प्राप्त हुआ? मूल अधिकार। और वहीं से मिलने वाले मूल अधिकार को भारतीय संविधान में इसको ग्रहण किया गया। अब यहाँ एक चीज और देखें कि हालांकि भारत के निवासियों ने मूल अधिकार की मांग काफी पहले से शुरू कर दी थी। किसकी मांग? मूल अधिकारों की मांग। अंग्रेज अधिकारी के चैलेंज पे 1928 में बना नेहरू रिपोर्ट। क्या बना? नेहरू रिपोर्ट। अब इस नेहरू रिपोर्ट में को बनाया किसने था? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने इसे बनाया। अब इसी नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने सर्वप्रथम किसकी मांग की? मूल अधिकारों की मांग की। यानी कि अगर आपसे पूछे कि भारत में या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की सर्वप्रथम मांग या सर्वप्रथम इच्छा या सर्वप्रथम आकांक्षा कहाँ से जारी की गई, तो 1928 के नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सबसे पहले मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने की मांग की गई थी। आप इसका बेसिक समझ गए होंगे, थोड़ा सा इसका पीछे का हिस्सा आप जरूर समझ गए होंगे कि कहाँ से ये शुरू हुआ और क्या है ये। अब इसके आगे चलते हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान में कहाँ शामिल हैं, किस भाग में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, उसको देखते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है। और मैंने बताया था नागरिकता भाग 2 में है, कुछ पुराना रिवीजन करते चलिएगा। नागरिकता भाग 2 में है, तो ये किस में होगा? ये भाग 3 में होगा। किस अनुच्छेद से होगा? अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक होगा। ठीक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आने वाले सभी आर्टिकल में किसकी बात की गई है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। दो चीजें क्लियर हो गई। अब इन दो चीजों के बाद से मौलिक अधिकारों के प्रकार की बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले देखेंगे मौलिक अधिकार कितने प्रकार का होता है। कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान प्रदान करता है। नहीं, यहाँ से एक चीज और देखेंगे कि जो मूल संविधान था हमारा, जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, उस ओरिजिनल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुछ और थी, वर्तमान में कुछ और है।
उसको भी आगे जाके सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अभी वर्तमान में है उसी हिसाब से समझते हुए आगे चलते हैं। तो वर्तमान में कितने प्रकार के संविधान मौलिक अधिकार हैं संविधान में? तो 6 प्रकार के हैं। अच्छा, 6 प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं इसको भी देख से समझते चलेंगे। तो सबसे पहला समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की जो मूल भावना है वो क्या है कि पूरे भारत की जो आबादी है, पूरे भारतीय नागरिक जो है वो एक बराबर है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, वीडियो बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, फिर समझ में आएगा नहीं, फिर परीक्षा पेट का है, वही गलती करके आएंगे, तब आके कहेंगे कि अरे हमार दुर्गा माई सुनली नहीं, तब जरूरी तनवा देल होती। तो वो रोने वाला काम नहीं, पढ़ लो चुपचाप। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता है। अब बाकी शोषण गर्लफ्रेंड कर ले तो उसका जिक्र संविधान में नहीं था। शोषण का अधिकार, शोषण का अधिकार। अच्छा, अधिकार लिखते जाने इसका ही मतलब नहीं है कि कोई तुम्हारा नहीं कर सकता है, तुम कर सकते हो, माने तुम भी किसी नहीं कर सकते हो। हाँ, फिर चौथा धर्म की स्वतंत्रता। चौथा क्या है? धर्म की स्वतंत्रता, मतलब जिस भी धर्म के हैं आप उस धर्म का पालन कर सकते हैं। ये सीरिया का कानून नहीं है। पांचवा क्या है? पांचवा धर्म की स्वतंत्रता के बाद क्या आएगा? शिक्षा और संस्कृति। क्या आएगा? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। छठवां और अंतिम अधिकार आपको क्या देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको बड़े अच्छे से समझा जाएगा, अभी आगे एक एक को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब एक एक को लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समानता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल आपके शामिल हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? समानता का अधिकार। इसमें कौन कौन से आर्टिकल शामिल हैं? तो सबसे पहले देखें, समानता के अधिकार के अंतर्गत 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल शामिल हैं। 14 से लेके 18 तक के। तो अनुच्छेद इसको कहते हैं, अनुच्छेद 14। एक एक को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 में किसकी बात की गई? विधि के समक्ष समानता। किसकी समानता? विधि मतलब होता है नियम या कानून। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होगा कि धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें क्या शामिल किया गया है? इसमें क्या शामिल किया गया है कि हम किसी भी तरह के नियम के लिए सभी कोई समान, मतलब जो नियम आप पे लागू होगा वही नियम अडानी जी पे भी लागू होगा। ठीक, अगर आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, हत्या करेंगे तो अडानी जी को भी दिया जाएगा। 420 अगर आप करेंगे तो आपके 420 का मुकदमा दर्ज होगा तो अडानी जी पर भी वही दर्ज होगा। इसके अंतर्गत किसी भी तरह का अपराध करने पर या विधि जो है, मतलब नियम जो है, सभी के लिए एक बराबर ही है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, रंग, क्षेत्र के आधार पर क्या नहीं होगा? विभेद नहीं होगा। इसके अंतर्गत विभेद नहीं होगा। मतलब सभी जितने लोग हैं उन सभी लोगों को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, रंग या क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरह का कोई विभेदीकरण नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान ऐसा कहता है। हालांकि इसके कुछ सब कॉन्टिनेंटल भी हैं जो बाद में जोड़े गए। 15.1 कहता है कि SC ST के लिए अलग से रूल्स बन जाएंगे। उसके बाद महिलाओं के लिए अलग से बनाने की बात की गई। तो ये चीजें मूल संविधान में जोड़ी गई, लेकिन ये मूल संविधान हमारा विभेदीकरण को डिनाई करता है। समझ रहे? सब कॉन्टिनेंटल अलग चीज है। सब कॉन्टिनेंटल को कभी भी
संवैधानिक सुधारों के द्वारा जोड़ा या संवैधानिक सुधारों के द्वारा हटाया जा सकता है। अभी हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जैसे जिस अनुच्छेद की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको देते हुए चल रहे हैं, ठीक। अच्छा, और उसके बाद क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसरों की समानता। क्या कह रहा है आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन का मतलब क्या होता है, लोक का मतलब है देश, यानी कि देश के द्वारा या सरकार के द्वारा जो भी नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी उसमें क्या होगा, लोक नियोजन में अवसरों की समानता होगी। अवसर जो है वो सबको एक बराबर अवसर दिए जाएंगे, अवसरों की समानता होगी। इसके भी कुछ अन्य अपवाद या इसके भी कुछ अन्य हैं, 16(1) 16(2) भी है। फिर इसके बाद 17 में चलेंगे, अनुच्छेद 17 को देखेंगे। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है कि उपाधियों का नहीं, अस्पर्शता मतलब छुआछूत, अस्पर्शता थोड़ा सा आपको लिखने में दिक्कत होगा। छुआछूत मतलब भारतीय संविधान किसी भी तरह के छुआछूत को निषेध करता है। मतलब हम किसी भी तरह के छुआछूत को अपने भारत भूमि में मान्य नहीं करेंगे, छुआछूत को मान्य नहीं करेंगे। छुआछूत ये केवल एक छोटा सा आर्टिकल मत समझिएगा, 20 बार पूछा है अलग अलग परीक्षाओं में, 20 बार पूछा है, इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे कि अस्पृश्यता का उन्मूलन करके पूछ लेगा, यानी फिर पूछ लेगा किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को निषेध किया गया है, तो सबका आंसर यही होगा आर्टिकल 17। इसलिए इसको एकदम आज ही फोटो खींच लीजिए अपने आंख में। आर्टिकल 18 देख लीजिए। आर्टिकल 18 क्या था, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब उपाधियां क्या होती हैं, उपाधियों से आप क्या समझते हैं। जैसे जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज कुछ लोगों को राय बहादुर, आप पढ़ते होंगे राय बहादुर, कुछ को राजा, ऐसी उपाधियां दे देते थे। तो भारतीय संविधान इन सभी उपाधियों को खत्म कर दिया। अब उपाधियां कैसे हैं, 2 प्रकार से दी जा सकती हैं उपाधियां। पहली शिक्षा उपाधि, पहली शिक्षा उपाधि। अब शिक्षा के आधार पर क्या मिलेगा, जैसे अगर आप PhD कर लेते हैं तो आप डॉक्टर लिख लीजिए, MBBS कर लेते हैं तब भी डॉक्टर लिख लीजिए, ये आपकी शिक्षा की उपाधि हो गई। MA कर लिए तो नाम के आगे MA लगा सकते हैं, CA कर लिए तो CA लगा सकते हैं, ये शिक्षा जनित उपाधियां हैं, ठीक। दूसरी उपाधि क्या होती है, सैन्य उपाधि। दूसरी उपाधि क्या होती है, सैन्य उपाधि। अच्छा, अब सैन्य उपाधि क्या होगी, तो सैन्य उपाधि मतलब लेफ्टिनेंट, कर्नल, एक बार बन गया तो जीवन भर अपने नाम के आगे लगाए रखिए, जनरल, ये सैन्य उपाधियां हैं। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये क्या है, ठीक, ये भी उपाधियां ही हैं, लेकिन इनको जब दी जाती हैं तो इन शर्तों पे दी जाती हैं कि आप इनका सार्वजनिक उपयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, सार्वजनिक उपयोग नहीं करेंगे, मतलब अपने नाम के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या की जाती है, मेडल जो है उसको लेके आप किसी सार्वजनिक स्थल पर उसे लगाकर नहीं जाएंगे। इस तरह की बाध्यताओं के साथ ये 3 उपाधियां दी जाती हैं। इसलिए उपाधियों का अंत के द्वारा हमने समस्त भारतीय जनमानस को, चाहे वो उपाधि प्राप्त हो या उपाधि प्राप्त ना हो, सबको क्या किया, एक समान करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए इसको किसमें रखा गया, समता के अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया है। ये लास्ट वाले जो मैंने आपको 2 बताए हैं, ये यहाँ से कई बार प्रश्न बना हुआ है, कई बार, इसलिए इन दोनों को जरूर से याद रखिएगा कि अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17, ये आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न बनेगा, बार बार बनेगा। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में, चाहे अधीनस्थ का दे रहे हों या किसी अन्य परीक्षा का दे रहे हों, ये पूछ ही लेता है। अब समानता के अधिकार के बाद किसकी चर्चा करनी थी, कैसा क्रम बनाए थे हम लोग, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार। मतलब आप भारतीय संविधान आपको किस किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है उनकी बात करेंगे। तो 18 तक के आर्टिकल किस में आ गए, समानता के अधिकार में आ गए। तो कौन सा आर्टिकल शुरू होगा, 19 से। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, ये भी बहुत ही शानदार सवाल है और कई बार पूछा। अभिव्यक्ति की आजादी, क्या कहता है, अभिव्यक्ति, भ है ये, अभिव्यक्ति की आजादी। क्या कहता है, अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब आप अपनी बात को कह सकते हैं, उसकी आजादी देता है आपको कौन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या कहता है, अभिव्यक्ति की आजादी।
इसी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको एक चीज और मिलती है, वो क्या है? प्रेस। प्रेस मतलब मीडिया की बात कर रहे हैं हम, कि स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आपको कहाँ मिलेगी? ये भी आर्टिकल 19 में। दोनों इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इन दोनों को ही करीबन 20 से ज्यादा बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पे मैंने रखा है। फिर क्यों, इसके बाद क्या देखेंगे? आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 में क्या है? अच्छा, अगर आप ये जानना चाहें कि कितने प्रकार की आज़ादी 19 में दी गई, ये भी एक बार पूछा था, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत 6 प्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। इसी में क्या, इसी में बात की गई कि संघ, पार्टी या समूह का निर्माण कर सकते हैं आप, जो क्या हो? अहिंसक हो। क्या हो? अहिंसक हो, उसका आप निर्माण कर सकते हैं। इस सारी बातचीत किसमें की गई है? ये सारी बातचीत आर्टिकल 29 में की गई है। यहाँ से कई बार सवाल बने हैं, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि 6 प्रकार के हैं। ठीक, और 6 कौन कौन से? 19A, 19B, 19C, या हिंदी में कहें तो क, ख, ग, ऐसे करके इसको 6 तक ले गए हैं। भारत में घूमना, किसी भी भारतीय राज्य में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं, ये भी किसमें है? आर्टिकल 19 में ही इसकी भी बात की गई है। अब अगर हम बात करें कि 20 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों की दोष सिद्धि। दोष सिद्धि से किसका संबंध है? अनुच्छेद 20 का। अनुच्छेद 20 का किसका है? अपराधों की दोष सिद्धि से। फिर इसके बाद आर्टिकल 21 आता है, ये क्या है? प्राण एवं दैहिक सुरक्षा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है आर्टिकल 21 में। अच्छा, इससे आप क्या समझते हैं? आर्टिकल 21 के इस पेज से आप क्या समझते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 में क्या क्या चीजें शामिल हैं, उनको देख लेते हैं, जिसकी बात कर रहे थे हम लोग। अब इसमें देखते हैं, इसमें 21 के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया गया। तो 21 इसमें किस किस चीज को शामिल किया? 21 क में किसका अधिकार दिया गया? शिक्षा का अधिकार दिया गया। किसका अधिकार दिया गया है? शिक्षा का अधिकार। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, इसके जोड़ने के क्या महत्व हैं, इन चीजों को आने वाले वीडियोस में आपके सामने क्लियर किया जाएगा। अच्छा, इसमें और से कुछ चीजें को और शामिल किया गया, जैसे इसमें क्या है? आर्टिकल 21 की बात कर रहा हूं, इसी से ये भी निकला, इसी से इसको भी देखते हैं। स्वच्छ जल, पर्यावरण, स्वच्छ जल, पर्यावरण इत्यादि के अधिकारों की भी बात कौन करता है? आर्टिकल 21 के द्वारा ही प्राप्त होती है। अब देखते हैं आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी और निरोध। क्या कहता है? गिरफ्तारी और निरोध, मतलब किन किन दशाओं में गिरफ्तारी को रोका जा सकता है। ठीक, जैसे इसी की आर्टिकल के द्वारा यह पता करता है कि महिला को महिला ही अरेस्ट कर सकती है, महिला को महिला ही अरेस्ट करेगी, वहां पुलिसकर्मी कुछ नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी बात कि सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला अपराधी या महिला मुलजिम को जेल में रखा नहीं जा सकता। 24 घंटे के भीतर, कितने घंटे भीतर? 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाए, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाए। इन चीजों को किसमें शामिल किया गया है? इन सारी चीजों को आर्टिकल 22 में समाप्त किया गया है। अब 19 से लेके 22 तक का ये जो आर्टिकलों का क्रम था, अनुच्छेदों का क्रम था, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ आपको ये चारों के चारों आर्टिकल याद करने, 20 वाला थोड़ा कम पूछता है, लेकिन बाकी सारे के सारे कईयों बार पूछे जा चुके हैं। तो इस पार्ट में मूल अधिकारों में हमने 2 चीजों का अध्ययन किया। पहली बात क्या? समता का अधिकार या समानता का अधिकार का अध्ययन किया। दूसरा, स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन किया। अब इससे बनने वाले प्रश्नों को भी फटाफट देख लेते हैं। आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं।
सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मतलब निम्न में से ऐसा कौन है जो मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है? तो हमें कौन लागू कर सकता है? सर्वोच्च या उच्च न्यायालय। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है मूल अधिकारों का रक्षक। क्या कहा गया है? मूल अधिकारों का रक्षक। और इसको कौन सा अनुच्छेद ये देता है? ये अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा इसको मिलता है? तो आर्टिकल 32 इसको ये अधिकार देता है। जो संवैधानिक उपचारों वाला पार्ट था उसमें आता है अनुच्छेद 32, ये अधिकार देता है सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को किस चीज का? मूल अधिकारों का रक्षा करने का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ शब्द आपको नहीं समझ। विधायन सत्ता, विधायन सत्ता का तात्पर्य आप क्या समझ सकते हैं? विधायन सत्ता किसको कही जाती? मतलब विधि बनाने वाली सत्ता। कौन सी सत्ता? विधि बनाने वाली सत्ता। विधि बनाने वाली सत्ता, इसको क्या कहेंगे? विधायन सत्ता। अब विधायन सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला आर्टिकल कौन सा है? इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन है जो विधायन सत्ता पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 14 होगा, क्योंकि इसमें क्या बताता है? कहता है सब बराबर। क्या कहता है? सब बराबर। बाकी इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अगर आप भूल गए हो, ध्यान नहीं आ रहा तो तुरंत वीडियो रिवाइंड करके उसको देख लीजिए। तो इसका क्या आंसर होगा? आर्टिकल 14। अगले चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है? मतलब संविधान ऊपर है, ठीक, संविधान ऊपर है, यह बताता है कौन? यह बताने के लिए कौन सा है प्रश्न? आप समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 13 किसकी बात किया है? यहाँ आर्टिकल 13 का उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित की जा रही है? मतलब ये क्या बता ये रहा है कि किससे कंपैरिजन करके संविधान को ऊपर किया गया है, उसकी बात कर रहा है। इसमें ये कहता है, आर्टिकल 13 में ये लिखा गया है कि ऐसी कोई भी विधि, क्या? ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई विधि जो संविधान का उल्लंघन करेगी वो शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। ये किसमें लिखा गया? आर्टिकल 13 में लिखा गया है। तो किसके थ्रू उसको ऊपर किया गया? मौलिक अधिकारों से सर्वोच्चता, इसकी मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है। ये कौन? आर्टिकल 13। अब इसके आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? मैंने अभी आपको बताया, अवसरों की समानता दी जाती है, सामाजिक समानता दी जाती है, कानून की समानता दी जाती है। तो कौन सा नहीं होगा? आर्थिक समानता नहीं दी जाती, जितना मन करे उतना पैसा कमाइए, ये होगा इसका राइट आंसर। पैसा कमाने में किसी तरह रोक टोक नहीं है। मौलिक अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकारों को संरक्षित करता है? अब ये अगले वीडियो वाले जो संवैधानिक मौलिक अधिकार है वहां से प्रश्न बनने शुरू हो गए। इनको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहने और हमारे चैनल पर अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।